हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 4। सो चैप्टर नंबर 4 है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 3 में देख लिया था कि डेमोक्रेसी क्या होती है और एक गवर्नमेंट क्या होती है। डेमोक्रेसी वो सरकार जो लोगों ने बनाई है। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो सरकार होती है जो इलेक्ट करी जाती है लोगों के द्वारा। हम लोगों ने मिलकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चुना होता है और ये किसके लिए काम करती है? एंड ये हम ही लोगों के लिए काम करती है। इट वर्क्स फॉर दी पब्लिक, इट वर्क्स फॉर दी सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। 4 मेजर एलिमेंट है डेमोक्रेसी के। क्या याद रखना है ये पेपर के लिए? 100% याद रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कौन सा एलिमेंट है डेमोक्रेसी का, इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए 4 एलिमेंट्स तो डेफिनेटली हैं। पहला एलिमेंट है पीपल्स पार्टिसिपेशन। एक डेमोक्रेसी तभी डेमोक्रेसी कहलाई जाएगी जब उसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको वोट कर आना है या इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेशन का मतलब हो गया कि आप अपने ओपिनियंस, पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हो, कैंपेन्स ज्वाइन कर सकते हो, उसमें अपनी आवाज़ रख सकते हो। तो लोगों का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है एक डेमोक्रेसी में। आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो? वोट करके, इलेक्शंस लड़कर, ग्राम सभा की मीटिंग में पीसफुल प्रोटेस्ट रन कर सकते हो। सोशल मूवमेंट जैसे कि आदिवासी दलित वुमेन एक्सेट्रा लीड करती हैं तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हमने क्या देखा? पहला एलिमेंट देखा है पीपल्स पार्टिसिपेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इलेक्शंस के बारे में। इलेक्शंस क्या होते हैं? हम जब जाते हैं अपना वोट देकर आते हैं तो उसको इलेक्शंस कहते हैं। हमारी कंट्री में इलेक्शंस को एक फ़िक्स्ड पीरियड के बाद होते हैं। वो फिक्स्ड पीरियड है 5 ईयर। ठीक है, वो फिक्स्ड पीरियड है आपका 5 ईयर। हर 5 साल बाद क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं। राज्यसभा में जो लोग हैं उनको 6 साल बाद निकाला जाता है। बस इतना याद रखना। बाकी सब जगह 5 ईयर, राज्यसभा में 6 ईयर। ठीक है, अब भी हमें ये देखने के कितने साल बाद इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री में? हर 5 साल बाद। गवर्नमेंट कैन गेट री इलेक्टेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स थ्रू इलेक्शन। एक सरकार अगर आई है, फॉर एग्जांपल बीजेपी की सरकार आई है, तो अगली बार भी बीजेपी की सरकार आ सकती है 5 ईयर बाद। अगर उसको वोट मिलता है तो इलेक्शन जीत कर आ सकती है, मतलब कि री इलेक्ट हो सकती है। री इलेक्ट एक सरकार कितनी बार भी हो सकती है। दस जो पावर है इलेक्शंस की गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस। अगर एक गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी तो जब अगली बार इलेक्शंस होंगे तो उसको नियुक्त नहीं किया जाएगा, इलेक्ट नहीं किया जाएगा, लोग उनके लिए वोट नहीं करेंगे। सेकेंड, नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी के। इसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करना होता है। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था हमारे यहाँ पे क्या है? डाइवर्सिटी। तो लड़ाइयाँ तो होंगी जब अलग अलग तरीके के लोग होंगे, और इवन गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में भी लड़ाई होती है। अब कन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं? कन्फ्लिक्ट्स अक्कर क्योंकि डिफरेंट कल्चर, रीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग जब एक दूसरे की बात नहीं मानते, एक दूसरे से सहमत नहीं होते। कन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी अक्कर व्हेन पीपल फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। कन्फ्लिक्ट्स होता है जब लोगों को लगता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो अपनी आवाज़ रखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, वो क्या करता है? रूल्स लिखता है फॉर पीपल एज वेल एज द गवर्नमेंट। कानून लिखे हुए हैं गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी। ये जो लॉज होते हैं ये इंपॉर्टेंट हैं कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। कहीं पे भी कोई लड़ाई होती है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए कानूनों को देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, और ये जो कानून है आम जनता के लिए भी है और सरकार के लिए भी है। क्या जो रिलीजियस प्रोसेशंस और सेलिब्रेशंस होती हैं उससे कन्फ्लिक्ट हो सकता है? 100%। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जगह पे कोई एक रिलीजन का फेस्टिवल हो रहा है, दूसरी जगह पे किसी और रिलीजन का फेस्टिवल हो रहा है और सेम जगह पे हो रहे हैं, तो इट माइट हैपन कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाए। इसके बाद आपको बताया हुआ है कि हमारी कंट्री में पानी के ऊपर भी लड़ाई होती है। पानी के ऊपर हमें कहाँ पे लड़ाई देखने को मिली हुई है? कावेरी वाटर डिस्प्यूट। यहाँ पे हम समझेंगे। देखो, इंडिया का मैप दोबारा नहीं बनाएंगे, इतना समझो। यहाँ आपका कर्नाटका है, ठीक है। यहाँ अगर आपका कर्नाटका है तो यहाँ आपका कहीं तमिलनाडु है, ठीक है। यहाँ आपका कर्नाटका, यहाँ आपका तमिलनाडु है। अब इसके बाद क्या है? ये नदी आ रही है, ये कौन सी नदी है? कावेरी वाटर है, कावेरी नदी है। अब यहाँ पे एक डैम है कर्नाटका में, उस डैम का नाम है कृष्णा राजा सागर डैम। उस डैम का क्या नाम है? कृष्णा राजा सागरा डैम, ठीक है। तमिलनाडु में एक डैम है मेतूर डैम। कर्नाटका वाले ऊपर से पानी नहीं छोड़ते, इस डैम में ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं, तो मेतूर डैम वालों को, मेतूर डैम में इतना पानी नहीं आ पाता, तो तमिलनाडु के लोगों को पानी नहीं मिलता। तो कर्नाटका और तमिलनाडु में लड़ाई है कृष्णा राजा सागर डैम और मेतूर डैम की वजह से। कावेरी वाटर डिस्प्यूट 2 स्टेट्स के बीच में है, कर्नाटका और तमिलनाडु। कर्नाटका में कौन सा डैम है? कृष्णा राजा सागर डैम, जिससे इरिगेशन और बेंगलुरु में जितने भी लोग हैं उनकी नीड्स फुलफिल करी जाती है। मेतूर डैम तमिलनाडु में है। कन्फ्लिक्ट अराइज होता है क्योंकि दोनों डैम सेम रिवर पे हैं।
इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में। जस्टिस और इक्वालिटी को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। देखो, जस्टिस का मतलब होता है कि सबके साथ न्याय हो। इक्वालिटी का मतलब है सबको समान अधिकार मिले। अगर सबको समान अधिकार ही नहीं मिल रहा, अगर हम सबको इक्वालिटी ही नहीं मिल रही, फॉर एग्जांपल कोई पेपर है, उसमें आपको कास्ट के बेसिस पे कह दें कि आप पेपर नहीं दे सकते, तो क्या हुआ, आपके साथ इक्वालिटी नहीं हो रही। और आपके साथ इक्वालिटी नहीं हो रही का मतलब क्या है कि आपको जस्टिस भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इक्वालिटी और जस्टिस आर इनसेपरेबल। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसका कंसेप्ट है ये? अम्बेडकर जी का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? अम्बेडकर जी का कंसेप्ट है। इक्वालिटी मीन्स, इक्वालिटी का मतलब होता है कि एवरी सिटीज़न इज़ इक्वल। इक्वालिटी का मतलब होता है कि हर एक सिटीज़न जो है ना कंट्री का, वो क्या है? इक्वल है। इक्वल किसकी नज़रों में है? लोगों की नज़रों में है, एज वेल एज लॉज की नज़रों में है। देखो, हमारी कंट्री के आर्टिकल 14 में, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 14 से 18 में इक्वालिटी के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो इक्वालिटी हमने देखा किसकी नज़रों में है इक्वालिटी? इन द आइज़ ऑफ लॉ। हम सब कानून के आगे बराबर हैं। अगर एक लॉ बना हुआ है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा किसी भी बेसिस पे, जेंडर, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा, किसी भी बेसिस पे डिफ़र नहीं करेगा लोगों को। तो इक्वालिटी मीन्स, इक्वालिटी का मतलब होता है कि हर सिटीज़न क्या है? इक्वल है बिफोर द लॉ, कानून के आँखों में, और इक्वल एंजॉय करेगा राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है। जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस इंश्योर करना सोसाइटी में, कि सभी लोगों के साथ फेयरनेस होए, किसी के साथ अन्याय ना होए। इसके बाद ना आपको साउथ अफ्रीका के बारे में बताया हुआ है। तो साउथ अफ्रीका का इतना पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। 4 चीज़ें थी, हमें 4 एलिमेंट्स पढ़ने थे। पहला एलिमेंट था पीपल्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने होते हैं। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। थर्ड हमने देखा इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया आपका जस्टिस। उसके बाद यहाँ पे आपके साउथ अफ्रीका के बारे में दिया हुआ है। साउथ अफ्रीका वॉज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या है? एक सिस्टम है। ये क्या है? सिस्टम है। लोगों का डिवीजन करता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो यहाँ पे क्या था, साउथ अफ्रीका में लोगों को बांटा हुआ था कि कुछ तो हो गए वाइट्स, कुछ हो गए ब्लैक, और कुछ हो गए कलर्ड, और फिर एक और कैटेगरी थी इंडियंस की। ठीक है, और कुछ थे हमारे यहाँ पे इंडियंस, अफ्रीकन्स। ठीक है, तो अपार्थाइड क्या था? एक सिस्टम था जिसपे रेस के बेसिस पे लोगों को बांटा गया था। जहाँ पे जो वाइट थे वो माइनॉरिटी में थे। देखो, गोरे लोग कम थे, वाइट क्या थे? माइनॉरिटी में थे। फिर भी ये लोग क्या करते? इक्वल राइट्स नहीं देते थे जो ब्लैक थे मेजॉरिटी में। एग्जाम्पल, ये अफ्रीका है, इतना ऐसा तो नहीं है अफ्रीका। फॉर एग्जाम्पल ये अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका में क्या कह रहे हैं? वाइट क्या थे? माइनॉरिटी में थे। वाइट क्या थे? माइनॉरिटी में, कम लोग थे वाइट। ठीक है, और ब्लैक क्या थे? मेजॉरिटी में। ब्लैक क्या थे? मेजॉरिटी में। वाइट क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। किन पे रूल कर रहे थे? ब्लैक मेजॉरिटी पर। इनको इक्वल अधिकार नहीं देते थे। सो अपार्थाइड का मतलब हो गया कि लोगों को डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस के अधिकार पे, रेस के बेसिस पे। साउथ अफ्रीकन पीपल को डिवाइड किया गया था वाइट, ब्लैक, इंडियन और कलर्ड की कैटेगरी में, 4 कैटेगरीज में। इन लोगों को अलाउड नहीं था एक दूसरे के साथ बैठना, घुलना मिलना। इवन हॉस्पिटल, ट्रेन, बसेस भी अलग अलग थी। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। जो लोग वाइट थे सिर्फ वही वोट कर सकते थे जो नॉन वाइट थे। बाकी की 3 कैटेगरीज जो थी वो नहीं कर सकती थी। देखो, वाइट लोग वोट कर सकते थे, बाकी की जो 3 कैटेगरीज थी, इंडियंस, ब्लैक, कलर्ड, ये वोट नहीं कर सकते थे। वोट करने का अधिकार सिर्फ वाइट्स के बाद था। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, किसने लीड करी थी स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने फाइट किया था अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, PYQ है ये आपका। ठीक है, ABCD। एक ऑप्शन था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दूसरा था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला टिक नहीं करके आना, नेल्सन मंडेला लड़े थे। ठीक है, बट स्टेटमेंट आपकी NCERT में यही है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। क्वेश्चन क्या था PYQ में? हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड वाज द आंसर। फिर अगर क्वेश्चन बनता है कि किसने फाइट किया था अगेंस्ट अपार्थाइड, तो नेल्सन मंडेला लड़े थे अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुई है। साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुई है और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है 1994 में।
यू हैव टू रिमेंबर दिस ईयर। 1994 में साउथ अफ्रीका क्या बनी है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने का मतलब क्या है, अब सभी लोग बराबर हैं, ऑल पीपल आर इक्वल। अब लोगों को रेसेस के बेस पे डिवाइड नहीं किया जा रहा। आई अगेन रिपीट अपार्थाइड सिस्टम था, ठीक है, रेस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। साउथ अफ्रीका में 4 कैटेगरी के लोग बना दिए गए थे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लड़ी थी, नेल्सन मंडेला ने फाइट किया था। 1994 में ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनकर आई। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।